Hello guys and welcome back in another session of accounting equation. I hope कि जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस दिखी थी वो आपको क्लियर होंगी। आज की जो मैंने वीडियो कवर की है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ही कंसीडर किया है। देखो, जब हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो पढ़ी थी तो हमने उसमें एक सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन देखा था जिससे आपको फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो मैंने उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थोड़े से टिपिकल लिए हैं, थोड़े से हल्के से, ताकि हमें और समझ में आए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से किस ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है। सो आई विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, मतलब व्यवसाय प्रारंभ किया गया है कैश की मदद से। देन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। हमने माल खरीदा है, कैश बेसिस पर 60,000 का खरीदा है और क्रेडिट मतलब उधार पर हमने 1.5 लाख का माल खरीदा है। सी पार्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing ₹40,000 at a profit of 20% and on credit costing ₹72,000 at a profit of 25%। हम माल बेच रहे हैं, लेकिन कुछ माल हम नकदी पर बेच रहे हैं और कुछ माल हम उधार बेच रहे हैं। इसका मतलब कुछ जो कैश पर बिक रहा है वो कैश में आएगा हमारे पास, लेकिन जो क्रेडिट पर बिक रहा है उसके लिए डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट है। बाकी आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है। देन डी पार्ट इज पेड फॉर रेंट ₹5,000। ये आपका एक छोटा सा एक्सपेंस है। अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको देखो क्या करना है। कैश में आप 2 लाख रुपीज शो करोगे और 2 लाख रुपीज ही आपकी पूंजी बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन कैश लेकर आता है बिजनेस में तो वो उसकी पूंजी मानी जाती है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर अमाउंट उसकी कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है। अब देखो, पहले इसको समझो। इस बार मैंने पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर किया है क्योंकि इस बार हम समझेंगे, इस बार हम हर एक पॉइंट को लिखेंगे नहीं कि इस ट्रांजेक्शन में हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है, इस ट्रांजेक्शन में हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है। इस बार हम अपने दिमाग में समझेंगे। तो देखो, सेकेंड ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश। जब गुड्स परचेज करते हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसे स्टॉक में दिखाना होता है। अगर कैश पर परचेज कर रहे हो तो कैश में से माइनस कर दो। अगर क्रेडिट पर हम गुड्स परचेज करते हैं तो आपको पता है कि जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो हमारा दायित्व अराइज हो जाता है, हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, इसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगी। आप देख सकते हो कि मैंने 60,000 का माल कैश बेसिस पर खरीदा था, तो मैंने 60,000 को तो कैश में से माइनस कर दिया है। माइनस के लिए मैंने इसे ब्रैकेट्स में डिनोट किया है। मैंने टोटल गुड्स कैश बेसिस पर 60,000 और क्रेडिट बेसिस पर 1,50,000 खरीदी थी, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी स्टॉक के अंदर। जो 1.5 लाख मैंने उधार पर खरीदा था उसके लिए मेरी लायबिलिटी अराइज होगी और वो लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। तो मैं यहां पर क्रेडिटर्स 1,50,000 के शो कर दूंगी। कैपिटल पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, तो कैपिटल हमारी एज इट इज 2 लाख ही रहेगी। ठीक है, 2 लाख ऊपर ही शो हो रहा है तो इसलिए 2 लाख दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था तो आई हैव कट इट डाउन हियर। तो टोटल अब हम लगाएंगे तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा, हमारे पास टोटल स्टॉक आ जाएगा 2,10,000 का। देन 1,50,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे और कैपिटल हमारी 2 लाख ही शो होगी। अब देखते हैं कि जो हमारी सी ट्रांजेक्शन थी, ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाली एंड क्रेडिट वाली, वो भी प्रॉफिट पर
उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखो, जब हमने माल बेचा तो इसका मतलब माल हमारे बिजनेस में से चला गया, लेकिन कौन सा जाएगा, आपको मैंने क्या समझाया था। देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वर्किंग नोट 1 लिखा है। मैंने आपको कहा था ना कि कैलकुलेशन अलग से कर कर दिखानी है। अगर हम क्वेश्चन के बीच में ही मिक्सिंग सी कर देते हैं तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए अलग से नंबरिंग यहाँ लिख दो और अलग से वर्किंग नोट्स की फॉर्म में शो करो। ये देखो, मैंने कुछ इस तरीके से वर्किंग नोट्स बनाए हैं, एक सिंपल से शॉर्ट से, ताकि समझ में आ जाए। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एक बताया था सीपी, एक बताया था एसपी और एक बताया था प्रॉफिट। आपको क्या बताया था कि जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, लागत मूल्य में जब हम लाभ जोड़ देते हैं तो वो हमारी विक्रय वाला मूल्य आ जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन तो कैश बेसिस वाली है और दूसरी पार्ट इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट बेसिस वाला है। तो हम अलग अलग 2 कॉलम्स बनाएंगे। हम सबसे पहले सीपी लिखेंगे कि भाई मेरा कैश बेसिस वाली का कॉस्ट प्राइस 40,000 था और क्रेडिट बेसिस वाले का 72,000। ठीक है। अब देखो, जो कैश बेसिस वाला था उस पर प्रॉफिट का मार्जिन था 20%, तो 40,000 का 20% 8,000 आ गया और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 48,000। बिल्कुल इसी तरीके से जो 72,000 क्रेडिट वाली थी उसका प्रॉफिट मार्जिन था 25%। अगर मैं 72,000 का 25% कैलकुलेट करूं, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, जब हम 25/100 कर कर देखेंगे तो वो 25 के टेबल पर कट होगा, तो दैट विल बी 1/4। अगर मैं 72,000 का 1/4, 1/4 अगर कैलकुलेट करूं, या अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो आप सीधा 25% कैलकुलेट कर लो एंड इट विल बी 18,000। और इस केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो हमारे क्या अराइज होते हैं, डेटर्स अराइज होते हैं। तो देखते हैं कि अब इसे क्वेश्चन में किस तरीके से हमने शो करना है। जो माल मेरा बिक रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस को मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगी। तो मैंने 40,000 भी माइनस कर दिया क्योंकि वो सीपी था और 72,000 भी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी। जो 48,000 मेरे पास कैश बेसिस वाला सेलिंग प्राइस आ रहा था वो 48,000 मैंने कैश में ऐड कर दिया। देखो, मैंने इसे ब्रैकेट में नहीं शो किया, इसका मतलब मैंने इसे ऐड कर दिया। डेटर्स मेरे सेलिंग प्राइस वाले क्रेडिट वाला 90,000 मैंने डेटर्स जनरेट कर दिए। ठीक है। अब देखो, इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट कितना था, 8,000 यहां पर था और 18,000 यहां पर था, तो टोटल कितना था 26,000। तो इसीलिए ध्यान से देखो, हम कैपिटल में प्रॉफिट को शो करते हैं ऐड कर कर, तो इसलिए 26,000 कैपिटल के अंदर 26,000 ऐड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। बस इस तरीके से ही हम आगे हमारी लाइन लगाकर टोटल कैलकुलेट कर देंगे। लाइन क्यों लगानी है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुकी हूं। लास्ट जो ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट वाली, लास्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर रेंट, 5,000 का रेंट था। मैंने आपको बताया था जब पेड वर्ड अकेला लिखा हुआ हो, कुछ और स्पेसिफाई ना हो कि कैश बेसिस पर हुई है या बैंक के थ्रू हुई है, तो हम मानकर चलते हैं कि कैश बेसिस पर ही हुई है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सिर्फ कैश ही है, तो इसलिए 5,000 हम यहां माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये एक्सपेंस है, हमने ट्रीटमेंट सीखी है कि कैपिटल में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाता है, खर्चों को पूंजी में से घटा दिया जाता है, इसलिए इस तरह से इसका डुअल एस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है। बस ये हमारी लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी, जिसको अगर हम बैलेंस शीट की फॉर्म में बनाएं तो कुछ इस तरीके से, मैंने आपको कहा था ना कि बैलेंस शीट बनाने के लिए कई क्वेश्चंस में कहा जा सकता है, तो मैंने बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया है, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट अमाउंट। और जो मेरी 2 लायबिलिटीज थी, आउटसाइडर वाली और इनसाइडर वाली। आउटसाइडर इनसाइडर क्यों है ये आपको पता है, ये बिजनेसमैन है, ये अंदर का व्यक्ति है, बाहर वाला नहीं है, लेकिन ये बाहर वाला व्यक्ति है, तो इसलिए ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है और ये
इनसाइडर्स लायबिलिटी है। जो लास्ट इक्वेशन, रिमेंबर जो लास्ट इक्वेशन में हमारे पास आंसर निकलेगा हमने उसी से बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ कैश, स्टॉक एंड डेटर, और आपकी बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको डू योर सेल्फ के लिए दिया है। आई होप कि क्लियर होगा आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। एम ने व्यवसाय शुरू किया है सिर्फ कैश लगाकर। फर्नीचर खरीदा गया है 500 रुपए का। गुड्स क्रेडिट पर परचेज की गई हैं, मतलब माल उधार पर खरीदा गया है 4000 का। हमने कुछ माल विक्रय किया है, कैश बेसिस पर किया है। लागत मूल्य तो 500 है और सेलिंग प्राइस 700 है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 500 वाली चीज 700 में बिक रही है तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। रिसीव्ड रेंट, इनकम है इस बार, पेड रेंट था पिछली बार लेकिन इस बार इनकम है, तो इनकम को कैश में ऐड करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये आपको पता है, कैश में से माइनस करो और स्टॉक में ऐड कर दो। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, आपको बताया गया था आहरण का क्या मतलब होता है। जब भी कोई प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो हम उसे आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अपने निजी पर्पस के लिए अगर वो विड्रॉ करता है तो ये बात याद रखना कि विड्रू के साथ कहीं गुड्स वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। अगर विड्रू के साथ गुड्स वर्ड लिखा हुआ आए तो स्टॉक में से माइनस करना है ड्रॉइंग्स को, लेकिन यहां विड्रू के साथ हमें कोई वर्ड नहीं दिया हुआ, तो हम ये एज्यूम कर लेते होते हैं, ये मान लेते होते हैं कि बिजनेसमैन कैश ही निकलवा रहा है। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन का जो ड्रॉइंग्स वाली की है उसका असर क्या होगा, एक बार कैश में से माइनस होगी और एक बार कैपिटल में से माइनस होगी। देन पेड टू क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अगर हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में से हमारी पेमेंट माइनस हो जाएगी और हमारी लाइबिलिटी 400 रुपए से कम हो जाएगी। पेड फॉर सैलरीज बिल्कुल पेड फॉर रेंट की तरह ही है। मैंने आपके लिए आंसर नीचे लिख दिया है, सो यू गाइस कैन ट्राई इट, और आंसर भी आप टैली कर सकते हो कि आ रहा है सही या नहीं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीडी समझाऊंगी, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना, जो ट्रांजैक्शन अलग होगी उसको ध्यान से समझना। जैसे पहली ही ट्रांजैक्शन है जो बिल्कुल अलग है, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए वैसे तो कहा गया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर 20,000। 1 लाख का कैश भी इस बार बिजनेसमैन लेकर आया है और फर्नीचर भी लेकर आया है। बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करते वक्त जो कुछ भी लेकर आएगा, चाहे वो कैश लेकर आए, चाहे वो फर्नीचर लेकर आए या कोई और एसेट लेकर आए, वो सब मिलकर उसकी पूंजी बनाएंगे। तो इसलिए मैं एक ही ट्रांजैक्शन पढ़ी है और उसकी ट्रीटमेंट ही एक बार आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। 2 ट्रांजैक्शंस हैं, इस बार 2 एसेट्स हैं, तो हम कैश में तो 1 लाख शो करेंगे, फर्नीचर में 20,000 शो करेंगे। दोनों का टोटल हमारी पूंजी बनेगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से रिपीट कर इसको सुनो। नेक्स्ट देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ये सिंपल है, इसे कैश में से माइनस कर दिया जाना चाहिए और स्टॉक में शो कर दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम फिर से नया टोटल अपना निकाल लेंगे। देन उसके बाद देखो रेंट रिसीव्ड, मैं अभी अभी आपको बताया है मैंने कि 5,000 हमें रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड का क्या करेंगे, कैश में ऐड हो जाएगा और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो ध्यान से, अब इस बार नई जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये वो पॉइंट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, बाहर खड़े हैं लेने के लिए, हमने अभी तक दिए नहीं है, ड्यू बट नॉट पेड, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनेंगे। तो इसलिए इसकी 2 ट्रीटमेंट क्या आएगी 4th पॉइंट की,
देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक बार लाइबिलिटीज में है आउटस्टैंडिंग सैलरी की फॉर्म में और एक बार कैपिटल में से माइनस है। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से फिर से वही वो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स में से एक प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस भी आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो देखो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। प्रीपेड पे किया गया है तो कैश कम हो जाएगा, कैश में से माइनस कर दो। और क्योंकि ये अभी ड्यू नहीं हुआ था, हमने एडवांस में पे कर दिया, इस पर अभी भी हमारा हक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से अलग एसेट खुल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। ये बिल्कुल रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये बिल्कुल रेंट रिसीव्ड की तरह ही है, तो इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी। यू कैन चेक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 7,000 की, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो डू योरसेल्फ आपको दिया उसमें समझाया है कि सीपी इतना है, एसपी इतना है, डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा एंड यू नो दी ट्रीटमेंट। ये दो ट्रीटमेंट्स समझो कि क्या है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। अब देखो फायर, आग लग जाने की वजह से हमारे माल का नुकसान हो गया। माल का नुकसान हो जाना मतलब माल कम हो गया, और माल को हम स्टॉक की फॉर्म में शो करते हैं। और ये नुकसान है हमारा, हमारे जितने भी लॉसेस होते हैं हम उन्हें प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड जो हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड जो हैं उसे हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शंस जो थी वो थी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी एसेट का इस्तेमाल करते जाते हैं, फिक्स्ड एसेट का इस्तेमाल करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके मूल्य में गिरावट आती चली जाती होती है। किस वजह से? क्योंकि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कार अगर खरीदी गई है, कार चलाएंगे तो उसका इंजन भी घिसेगा, उसके टायर भी घिसेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से तो उस चीज को मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब ये फर्नीचर पर लगा है तो किसकी वैल्यू कम हुई है? फर्नीचर की। और हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाना हमारे लिए नुकसान है। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एक बार इसे फर्नीचर की वैल्यू में से कम कर दिया जाएगा और एक बार क्योंकि ये हमारा नुकसान है तो कैपिटल में से इसे कम कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर आप चेक करना चाहो तो आपकी एसेट्स साइड का टोटल और आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल का जो टोटल है वो बराबर ही आएगा। आई होप कि आपको आज का सेशन प्रैक्टिकल वाला जो है वो पसंद आया होगा। काइंडली जो क्वेश्चंस आपको कहा गए हैं या जो मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं वो खुद भी जरूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट सेशन में हम इससे थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे और वो सेशन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक लास्ट सेशन होगा। थैंक यू सो मच।